बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम जी वर्ड में अब आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान ने जब भी मुश्किल माशी हालात को देखा का सामना किया तो पाकिस्तान के इंतहाई दरीना ममालिक ने सबसे पहले बढ़कर पाकिस्तान की माशी मदद की। ये एक तवील डिबेट है कि पाकिस्तान में फौरी तौर पर माशी इस्तेहकाम कैसे लाया जाए। ताहम पाकिस्तान को माशी दिवालिया होने से बचाने के लिए अभी हाल ही में दो अहम ममालिक ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया। इसमें सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात। वज़ीर आज़म ने हाल ही में 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल किया और इस दौरे के नतीजे में भी मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के लिए एक इकनॉमिक पैकेज का ऐलान किया। कुछ कर्जे थे उनको रीशेड्यूल किया गया और इस तरीके से मुत्तहदा अरब अमारात से भी पाकिस्तान को खातर खा माशी तावन हासिल हुआ। इसके साथ साथ हम जिनेवा में होने वाली जो कॉन्फ्रेंस है उसका भी जिक्र करेंगे। उसमें आलमी बरादरी की जानिब से पाकिस्तान के लिए कमो बेश $8.5 अरब के जो वादे हैं इमदाद के वो किए गए हैं और ये इमदाद यकीनी तौर पे पाकिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में ख़र्च की जाएगी। आज हम डिस्कस करेंगे ये डोनेशंस, ये फाइनेंशियल पैकेज। इसके साथ साथ हम बात करेंगे माशी इस्लाहात। फौरी तौर पे तो पाकिस्तान माशी दिवालिया होने से बच गया, लेकिन तवील मुद्दती हमें क्या पॉलिसियाँ अपनानी होगी और इन डोनेशंस और ये जो असिस्टेंस आती है क्या इससे हमारी खारजा पॉलिसी किसी एतबार से मुतासर हो सकती है। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ अबू धाबी में पाकिस्तान के सफ़ीर एम्बेसडर फैसल नियाज़ तिरमिज़ी साहब बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं। एम्बेसडर फैसल नियाज़ तिरमिज़ी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने GTV को वक्त दिया। और उनके साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब। टेलीफोन कॉल पर हमारे साथ मौजूद होंगे माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब। तो एम्बेसडर फैसल नियाज़ तिरमिज़ी साहब, सबसे पहले तो हमें एक एग्जेक्टिव समरी में बताइए कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अबू धाबी तशरीफ़ लाए, दुबई का भी उन्होंने विज़िट किया और दुबई की जो लीडरशिप है उससे भी मुलाकातें हुई, लेकिन सबसे अहम मुलाकातें अबू धाबी में मुत्तहदा अरब अमारात की क़यादत के साथ हुई। कितना अहम दौरा था ये और पाकिस्तान को इसके जो पॉजिटिव ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या होंगे? शुक्रिया मतीन हैदर साहब और बाकी शुरा को, ख़ास तौर पे मेरे उस्ताद जो रसूल बख्श रईस साहब हैं और मोहम्मद अली साहब, जिनसे बड़ा पुराना ताल्लुक़ है मेरा। मतीन साहब, ये एक बहुत ही अहम दौरा था जी। और ये अगर आप देखें जब से प्राइम मिनिस्टर साहब आए, इनका ये तीसरा दौरा था जी बिल्कुल। और ये पूरा एक स्टेट लेवल विजिट था जिसमें ना सिर्फ हाईएस्ट पॉलिटिकल लीडरशिप से, यानी कि इनके सदर से, हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद से, इनके प्राइम मिनिस्टर से हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद से मुलाकात हुई, शेख नयान बिन मुबारक से मुलाकात हुई। जी उसके अलावा 3 एग्रीमेंट साइन हुए इस दौरे के दौरान। इस पे एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुई बिल्कुल। और उसके अलावा बहुत अहम बिजनेस जो पार्टनर्स हैं यहाँ पे, इनके जो जिनके पास अबू धाबी होल्डिंग और इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी, उनके दोनों के CEO से मुलाकात हुई, जी अबू धाबी चेम्बर्स से मुलाकात हुई, एयर अरेबिया के CEO से मुलाकात हुई। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव दौरा था और जैसे का मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि जो हमारे ताल्लुकात हैं UAE से, वो जनरेशनल हैं। हम्म। बहुत कम लोगों को पता है, पर तारीखी मैंने हैं ये बहुत। यहाँ पे भी जब बिल्कुल। तारीखी हमारे ताल्लुकात हैं कि UAE को आज़ादी मिली थी 2 दिसंबर 1971 में। हमारे पहले सफ़ीर यहाँ पे जून पे आ गए थे 71 में, हम्म। यानी कि आज़ादी से पहले यहाँ पे हमारे सफ़ीर जनाब जमीलुद्दीन हसन साहब आ गए थे, जो आफ्टर हिज रिटायरमेंट यहाँ के वो ताहयात तक, जब तक जिंदा रहे 2010-11 तक, वो यहाँ के एडवाइजर थे फॉरेन मिनिस्ट्री के। हम्म। उसके अलावा सन 60, 65, 66 की दहाई में पाकिस्तान ने यहाँ पे इक्तसादी माहिरीन भेजे थे, हम्म। ज़रई माहिरीन भेजे थे, टेलीकम्युनिकेशन माहिरीन भेजे थे। और एक बार जब आज़ादी आ गई तो इनका दिफा के सिलसिले में बहुत बड़ी तादाद में हमने लोग भेजे। माहिरीन भिजवाए आप बिल्कुल। जैसा आप हम्म। माहिरीन भिजवाए, जैसा आपको मालूम है, यहाँ पे तकरीबन पाकिस्तानियों की तादाद 17 लाख है, जो
बहुत बड़ी इन तादाद है। टर्म्स ऑफ नंबर्स बहुत बड़ी तादाद है, और ये हमारा वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्सेज ऑफ फॉरेन रेमिटेंस है कहीं से भी। तो ये दौरा बहुत अहम था इस सिलसिले में। बहुत कम अरसे में दौरा हुआ, पर इसके दूरस्थ नतायज आपको नजर आएंगे, क्योंकि बहुत वार्मली शेख मोहम्मद बिन जायद ने अपने जाती घर में, अपने महल में इनको बुलाया था, प्राइम मिनिस्टर साहब को, जो डेलीगेशन लेवल इंडीड टॉक्स बहुत में। बड़ा ऑनर है यकीनी तौर पे। ये बहुत बड़ा ऑनर होता है ये, वरना आमतौर पे इनके जो ऑफिशियल महल होते हैं वहां पे बुलाया जाता है, पर इन्होंने अपने जाती घर में बुलाया। और उन्हीं ने जो वार्मथ आपको उसमें नजर आई वो बड़ी विजिबल थी कि और इन्हीं ने कहा कि फिलहाल पाकिस्तान को कुछ इक्तसादी मुश्किलात का सामना है, तो उन्हीं ने कहा कि ना सिर्फ हम 2 अरब डॉलर्स को हम रोल ओवर करेंगे, बल्कि 1 अरब डॉलर हमें एडिशनल भी सपोर्ट मिल गई। पर उससे अहम बात जो उन्होंने हमसे कही कि जी यूएई अब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स लाना चाहता है, उन प्रोजेक्ट्स में पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी जो जो कमर्शियली वायबल हैं। तो इंशाल्लाह आपको चंद दिनों में या कुछ चंद महीनों में आपको उनके असरात भी नजर आने शुरू हो जाएंगे। जी। और हमने वो इसको रिफर्म किया कि हम जो हमारे स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स होते हैं मुख्तलिफ इक्तसादी, स्ट्रेटेजिक, मिलिट्री, आईटी में, हर सेक्टर में हम लोग एक दूसरे के साथ अब तावन बढ़ाएंगे। तो ये एक बहुत ही खुशाइन दौरा था, और उसके आपको जी बहुत खुशाइन मुस्बत आपको उसमें नताइज नजर निकलेंगे। आएंगे बिल्कुल। इसके। डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब के आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर, जनरल सैयद आसिम मुनीर सऊदी अरब के दौरे पे गए। उन्होंने सऊदी अरब की लीडरशिप के साथ मुलाकात की, और सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के लिए खातर खा सब्सटेंशियल इक्तसादी पैकेज का ऐलान किया है। आप थोड़ा सा ये बताइए कि आर्मी चीफ का दौरा और प्लस सऊदी अरेबिया ने पहले भी 3 अरब डॉलर दिए पाकिस्तान को, और अब इस मरतबा गुज़िश्ता बरस दिसंबर में उन 3 अरब डॉलर की जो मुद्दत है उसमें भी 1 साल की तोसी दी। तो आप सऊदी अरब और पाकिस्तान के इन ताल्लुकात को कैसे देखते हैं, और मुश्किल की इस घड़ी में सऊदी अरेबिया का जो तावन है ये कितना मावन साबित होगा पाकिस्तान के मौशी इस्तेकाम के लिए? बहुत शुक्रिया। देखिए, इस दौरे को आप 4 जहतों में देख सकते हैं। पहली बात तो ये इस बात का मजहर है कि जिस तरह अभी हमारे एम्बेसडर साहब ने बताया कि एक जानिब आपकी जो सियासी क़यादत है वो यूएई का एक बहुत कामयाब दौरा करती है, और हमारे इस वक्त जो बहुत कठिन माशी मसाइल हैं उनसे ओहदा बरा होने के लिए एक बहुत सब्सटेंटिव और टाइमली उनकी तरफ से सपोर्ट सामने आती है। बिल्कुल उसके टेंडम में, उसके पैरेलल में आप देखते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत भी सऊदी अरब का दौरा करती है। इससे ये साबित होता है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो क्रिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन है उसकी संजीदगी को पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप दोनों रिकॉग्नाइज़ भी करते हैं, रियलाइज़ भी करते हैं, और अपना उनके साथ जो भी गुडविल या लीवरेज जिस करीबी ममालिक के साथ है उसको भरपूर अंदाज में बर वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये एक खुश आइंद पहलू है कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस न सिर्फ सिक्योरिटी बल्कि माशी मामलात में भी पाकिस्तान के जो इस वक्त बहुत कठिन चैलेंजेस हैं उससे ओहदा बरा होने के लिए आपको सिफारतकारी नज़र आ रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो जिस तरह इन्होंने बहुत जामिया अहाता किया यूएई के साथ ताल्लुकात का, इसी तरह बायलैटरल लेवल पर सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात न सिर्फ देरीना हैं, बहुत करीबी और खुसूसी हैं, और इनकी भी 4 जहतें हैं। एक सियासी जहत है, एक सलामती का पहलू है, एक माशी पहलू है, और एक हमारा अवामी या सोशल और डायस्पोरा का पहलू है। तो सियासी एतबार से भी हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत करीब है। हम इलाकाई ख़ित्ते के और आलमी जो मामलात हैं उसमें रेगुलरली हाई लेवल पे कंसल्ट करते हैं। आलमी निज़ाम में भी जो तब्दीलियाँ आ रही हैं अमेरिका और चाइना के हवाले से, रूस के हवाले से, उसमें भी रेगुलर हाई लेवल की कंसल्टेशन सऊदी अरब के साथ जारी रहती है। एक दूसरे को एतमाद में और न सिर्फ सियासी और दफाई क़यादत, हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज, हमारे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, उनके दौरे मुख्तलिफ लेवल पे बायलैटरली होते रहते हैं, नंबर 1। दूसरा, जिस तरह इन्होंने यूएई का हवाला दिया, तो सऊदी अरब माशी एतबार से भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम है। 2 मिलियन के करीब हमारे पाकिस्तानी वहाँ काम करते हैं,
और एक बहुत बड़ा जो ज़र मुबादला वो पाकिस्तान को रेमिटेंसेस के हवाले से भेजते हैं। जस्ट टू पुट थिंग्स इनटू कॉन्टेक्स्ट में आते हुए कुछ फिगर्स देख रहा था कि देखें 21 और 22 का जो माली साल था उसमें तकरीबन 31.3 बिलियन डॉलर्स की हमारी फॉरेन रेमिटेंसेस हैं, जिसमें से 45% रेमिटेंसेस सिर्फ सऊदी अरब और यूएई से आती हैं। बहुत बड़ी और आप इसको कंपेयर करें पाकिस्तान की मजमूई एक्सपोर्ट से तो तकरीबन 34 बिलियन की हैं। तो आप देखें कि ये रेमिटेंसेस हमारे नेशनल एक्सचेकर में एक बहुत बड़ा का जरिया है और उसका लायन शेयर 45% सऊदी अरब और यूएई से आता है। इसलिए इस रिलेशनशिप को मेंटेन करना, डाइवर्सिफाई करना, स्टेबल रखना और इसमें मज़ीद बेहतरी लाने की बदस्तूर कोशिश जो है ये क्रिटिकल नेशनल सिक्योरिटी इम्पेरेटिव है। जी, डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये जो हालिया आला तरीन सतह पे सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के दौरे हुए हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप की जानिब से, और इसमें यकीनी तौर पे दो तरफ़ा ताल्लुकात का भी अहाता किया गया, ख़ित्ते की सूरत हाल का भी, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए एक सिग्निफिकेंट यानी एक काबिल ज़िक्र मौशी पैकेज जो है वो भी ऐलान किया गया दोनों ममालिक की जानिब से। आप कैसे देखते हैं जो पाकिस्तान की बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के साथ, आने वाले वक्तों में कितना मजीद इससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है? ये जो 3-4 ममालिक हैं उनके साथ हमारे बहुत ही करीबी ताल्लुकात हैं जी, और हमेशा हमने मुश्किल वक्त में जब हमारी मईशत नीचे को जा रही थी या यहाँ पे कोई बहरान था जिसका सामना आजकल हम कर रहे हैं जी, तो जब हम उनकी तरफ गए तो कभी उन्होंने मायूस नहीं किया। वो ये नहीं देखना चाहते कि पाकिस्तान की मईशत इस हद तक गिर जाए कि हम दुनिया में वो बैंकरप्ट बन जाए। तो हर किस्म का सहारा हमें जो चाहिए अपने आप को जरा खड़ा होके और आगे चलने के लिए, वो सऊदी अरब भी दे रहा है, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स भी दे रहा है और किसी हद तक चीन ने भी दिया है। ये 3-4 ममालिक हैं जिन पर हमने हमेशा इन्हसार किया है और ये इन्हसार हमें काफी मुश्किलात से निकाल कर लाया है जी। अब असल बात यह है कि हमें इस वक्त तो यह है कि ऐसा लगता है कि जिस तरह कोई डूब रहा है तो आपने तैर के निकलना, किनारे पे कैसे पहुंचना है। मुश्किल तो तरीन किनारे वक्त पे है, पहुंचे, मुश्किल तरीन वक्त है ये। और मैं ये कहना चाहता हूं कि बदकिस्मती से हमारी जो सियासी जमातें हैं उनको इसका अदराक नहीं है। जो हुकूमत में होता है उसको पता होता है क्योंकि उसने डील करना होता है जी, बिल्कुल, कि सारी दुनिया के साथ खजाने को भी देखना होता है, टैक्स की सूरत हाल को भी देखना होता है, सियासत भी देखनी होती है। तो ये यहाँ से जब किनारे पे पहुंचे तो जरा आप फिर ऐसी हिकमत अमली अपनाए कि इस मुल्क में सरमायाकारी हो, लोग यहाँ पे विजिट करें, टूरिज्म पाकिस्तान में बढ़ना चाहिए। और साथ साथ ये है कि जो एनर्जी का बहरान है, 3-4 ऐसे मसाइल ने पाकिस्तान को घेरा हुआ है जिससे कि हम निकल नहीं पा रहे हैं। ये पिछले 5-6 साल से हो रहा है। तो ये कोई ऐसा कोई मसला नहीं है कि जिससे कि एक सियासी जमात को फायदा हो, दूसरे को नुकसान हो जाए। अगर वो सब लोग मिल के बैठे हैं और मईशत को कैसे हमने ये बुरहान से निकालना है, और हमारे बड़े बड़े मसाइल हैं, एनर्जी के सेक्टर के मसाइल हैं, जो स्टेट सेक्टर है जिसमें कि हम इतना खसारे में जा रहे हैं, उनको प्राइवेटाइज करने का मामला है। रिफॉर्म आप उनको नहीं कर सकते। एक कुछ 3-4 फ्रेमवर्क बना लें, असूल बना लें, उसके मुताबिक आगे चलें और मईशत के ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ हम करते रहे हैं। तो ये इन ममालिक के साथ जो इस वक्त हमारे ताल्लुकात की नोयत है वो ऐसी है कि करीबी भाईचारा है, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स है, और वो पाकिस्तान की मुश्किल की घड़ी में हमारे साथ खड़े हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और दुनिया तो हमारा तमाशा देखना चाहती है और हम भी अपना तमाशा बनाना चाहते हैं। लेकिन ये ममालिक हैं जो पाकिस्तान को कभी उन्होंने तना नहीं छोड़ा और पाकिस्तान को कभी मायूस नहीं किया। बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में जब हाजिर होंगे तो इस मौजू पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के साथ दो तरफ़ा बरादराना ताल्लुकात और हालिया हाई लेवल सिविल मिलिट्री विज़िट और इसके क्या दूररस पॉजिटिव नताइज बरामद होंगे। एम्बेसडर फैसल नियाज तिरमिज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एम्बेसडर साहब, डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब ने बड़ी अहम बात की कि इस वक्त पाकिस्तान को माशी इस्तेहकाम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से भी किया जा सकता है, रेमिटेंसेज सोर्स हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़नी चाहिए। तो ये जो मुश्तरका अलामिया की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊंगा, आपकी यकीनी तौर पे आपकी नज़रों से गुजरा होगा, उसमें ख़ास तौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ का जिक्र किया गया। तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान इन शोबों में, चूँकि दुनिया की इमर्जिंग मार्केट्स हैं, इसमें कितना तावन हो सकता है, कितने दोनों मुल्क क्लोज हो सकते हैं? आजकल की दुनिया में जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज बहुत अहम हैं, और जैसा कि आपको मालूम है कि लिक्विडिटी है वो यूएई के पास बहुत है जी, और वो पर उनको ऐसे वेंचर्स चाहिए जहाँ पे उनका मुनाफा भी हो और उसको मुनाफे को अपने मुल्क में जब हो जाए तो वापस भी ला सकें, उसको निकाल भी सकें। तो उन्होंने ऑलरेडी हमसे हमारे डिस्कशन चल रही हैं मुख्तलिफ कंपनी से यहाँ से, जिनको पता है कि पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा यूथ बल्ज भी है जिसमें टैलेंट है, आईटी स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल। तो उस सिलसिले में अगर हमारा मेजर इन्वेस्टमेंट्स अगर यूएई की आ गई तो हमारी इक्तिसादी हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। इसकी बड़ी छोटी सी मिसाल है कि अगर आपका जिसमें टेक्नोलॉजी आती है उसमें आपके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं बनस्बत अगर आप बहुत ज़्यादा चावल एक्सपोर्ट करें, गंदम एक्सपोर्ट करें, दालें एक्सपोर्ट करें, उस पर आपको इतना प्रॉफिट नहीं मिलता जितना आपको प्रॉफिट या मुनाफा मिलेगा जहाँ पे आपकी आईटी सेक्टर में या टेक्नोलॉजी में हो। तो पाकिस्तान में ये पोटेंशियल यूएई को नज़र आ रहा है कि हमारा जो यूथ है, हमारा जवान तबका है, उसमें आईटी स्किल्स हैं, पर इस सिलसिले में हमारे लिए बहुत अहम है कि हमारा जो आईटी की जो ट्रेनिंग्स हैं वो उनको हमने बेहतर बनाना है, उसको मजीद बढ़ाना है, हमने फर्दर डेवलप करना है। जी, उसको हमने मजीद बेहतर बढ़ाना है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक इंसेंटिव होगा कि अगर हम कर सकें। जैसा कि आपने कहा कि यूएई बजाते खुद, क्योंकि यहाँ पे इक़्तिसादी तौर पे लोग बहुत माशाल्लाह इनके हालात बहुत इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हैं, तो ये टूरिज्म बहुत करते हैं। तो अगर हमारे फैसिलिटीज, होटल फैसिलिटीज, एयरपोर्ट फैसिलिटीज बेहतर हो जाए, इनको भी नेटवर्क स्ट्रक्चर उसको भी बेहतर करना पड़ेगा हम इन सारी फैसिलिटीज को, और ना सिर्फ यूएई के बाशिंदों के लिए बल्कि अब जैसे आपको मालूम है यूएई की आबादी 1 करोड़ है, उसमें से 10-12 लाख यूएई नेशनल है, बाकी एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी है। तो वो लोगों को भी हमें अट्रैक्ट करना है कि ये भी पाकिस्तान में हमारा जो शुमाली इलाका जात हैं बहुत खूबसूरत है, इतने खूबसूरत हैं। 5 हमारे पास ऐसी पहाड़ हैं जिनकी हाइट 8000 मीटर से ज़्यादा है। हमारे सहरा बहुत खूबसूरत हैं, हमारे रेगिस्तान खूबसूरत हैं। तो पाकिस्तान कल्चरली और वो जो कहते हैं कि तारीखी तौर पे जी बहुत रिच है, बहुत पोटेंशियल। जी डॉक्टर जी इस सेक्टर में हम इनकरेज करें। जी डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब, जिस तरह फैसल साहब ने भी कहा कि पोटेंशियल बहुत है, लेकिन हमारे यहाँ जो सरकार है उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है कंट्रीज़ की जानिब से, ख़ास तौर पे यूएई सऊदी अरब की जानिब से। पिछले दौरे हुकूमत का ख़ास तौर पे मैं पूछूंगा, सऊदी अरब ने जो $10 अरब की सरमायाकारी की ऑफ़र की थी वो मटीरियलाइज़ नहीं हो सकी। सऊदी इन्वेस्टर्स रेडी थे, मोहम्मद बिन सलमान साहब रेडी थे बिल्कुल, चूँकि सारी चीज़ें तय हुई थी। आखिर रुकावटें क्या हैं? इन्वेस्टमेंट क्या सरमायाकार दोस्त माहौल नहीं, बॉटलनेक्स कहाँ पे हैं? देखिए, मैं गुफ्तगू को वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ से एम्बेसडर फैसल ने बात की। देखिए, जो इस वक्त अरब वर्ल्ड है मजमूई तौर पे और सऊदी अरबिया और यूएई खसूसी तौर पे, यूएई तो एक बहुत वाइब्रेंट ट्रेडिंग हब है दुनिया का,
लेकिन जो मौजूदा सियासी क़यादत है सऊदी अरब की, वो भी सऊदी अरब को एक सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म करना चाह रही है और लेके जाना चाह रही है, और वो अपनी उससे सोसाइटी को भी वो लिबरलाइज और मॉडर्नाइज कर रहे हैं, और उसके नतीजे में वहाँ पे जो हमारी रवायती लेबर जाती थी वो तो है, लेकिन वहाँ पे जो स्किल्ड मैन पावर है, जो नॉलेजेबल लोग हैं, उनकी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अब पैदा हो रही हैं और आगे होंगी। देखिए पाकिस्तान के एक साल में तकरीबन 4.5 लाख यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स पैदा होते हैं। 4.5 लाख, ठीक है, अक्रॉस पाकिस्तान, अक्रॉस टोटल 174 यूनिवर्सिटीज। दूसरा आईटी के हवाले से जिस तरह फैसल साहब ने हवाला दिया, 25 से 30 हज़ार आईटी ग्रेजुएट्स हमारे पाकिस्तान में हर साल प्रोड्यूस हो रहे हैं। आपको रेफरेंस के लिए मैं सिर्फ बताता चलूं, देखें सऊदी अरब का तेल की इतनी एक्सपोर्ट्स नहीं है जितनी इंडिया की आईटी की एक्सपोर्ट्स। तो अब आप देखें 21वीं सदी की इकोनॉमी जो है वो नई अपॉर्चुनिटीज पैदा कर रही है, जो कि नॉलेज इकोनॉमी के ऊपर नॉलेज है, डिजिटल इकोनॉमी है, आईटी है। अब आप देखें वहां न्यूयॉर्क एक बहुत बड़ा शहर बन रहा है, कहीं अब वो एक ट्रेडिंग नेशन की तरफ जाना चाहते हैं और हाइड्रोकार्बन एक्सपोर्ट्स की तरफ अपनी डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे स्किल्ड मैन पावर की बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो आई एम हैप्पी कि जिस तरह के माशाल्लाह बहुत हमारे डायनामिक सफ़ीर हैं फैसल, मैं उम्मीद करता हूँ कि सऊदी अरब में भी जो नए मौके पैदा हो रहे हैं उसमें हमारा दफ्तर ख़ारजा और हमारा जो सफारत खाना है वो एक स्ट्रेटेजिक प्लान तरतीब देगा अगले 5 से 10 साल का, और तमाम शोबों और डोमेन्स में वो आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ निकली हैं, और उसमें अपनी निगोशिएशंस और अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करते हुए इंश्योर करेंगे कि हम उसको कैप्चर कर सकें। उसके नतीजे में ना सिर्फ हमारी रेमिटेंसेस बढ़ेंगी, हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, हमारी गुडविल बढ़ेगी, और पाकिस्तान में भी जो अनएम्प्लॉयमेंट और फ्रस्ट्रेशन है उसमें भी कमी होगी। डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब, जिनेवा में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अक़वाम मुत्तहिदा ने किया और $8.5 अरब से ज़ायद के प्लेजेस हुए। आप कैसे समझते हैं ये जो डोनर्स कॉन्फ्रेंस, एक तरह की ये डोनर्स कॉन्फ्रेंस थी, प्लेजेस किए गए, तो ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी सफारती कामयाबी है? प्लेजेस तो आहिस्ता आहिस्ता मटीरियलाइज होंगे। आप समझते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में प्लेजेस इंटरनेशनल कम्युनिटी का पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार है? वो तो है कि पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार है, लेकिन साथ एक रियलाइजेशन है दुनिया में कि सैलाब और ज़लज़ले, कुदरती आफात पैदा हो रही है इस वक्त हैं दुनिया में, वो उसकी वजह कोई खलाई मखलूक नहीं है, बल्कि उसकी वजह इंसान ही है। और वो कौन से इंसान है जिन्होंने के सनतें लगाई, और जो सनती दौर आया पिछले 200 साल 300 साल में, तो उन्होंने कोई इस बात का इदराक नहीं किया था कि माहौल किस तरह तब्दील होगा, ओजोन लेयर का क्या बनेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी या नहीं। ये सिर्फ पिछले कोई 40 साल की बात है, 30-40 साल की बात है कि 70s में बात करना होना शुरू हो गई थी, साइंटिस्ट ने कहना शुरू कर दिया। तो वो एक अदराक है कि पाकिस्तान एक विक्टिम है और उसकी हेल्प करनी चाहिए। और दूसरी तरफ हमें ये भी देखना चाहिए कि दुनिया के दिल इतना तंग नहीं है जितना कि यहाँ पाकिस्तान में बात की जाती है कि जी वो हम बिल्कुल ये तना रह गए हैं, दुनिया हमारी मदद नहीं कर रही या किसी की मदद नहीं करती, सब मफाद के पीछे जाते हैं। देखिए जिस अंदाज से उन्होंने सैलाब के दौरान मगरबी ममालिक ने, उसमें अमेरिका भी शामिल है, खुल के में इमदाद की है पाकिस्तान की। और ख़ास तौर पे जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, सऊदी अरब है, यूएई है, चाइना है, तो ये सफारती कामयाबी है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने एक मौसर तौर पर एक केस दुनिया के सामने रखा, और उसमें जो किरदार है अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी का, वो बड़ा काबिल ज़िक्र है। मेरे ख्याल में हमें उनको आला तरीन एजाज से नवाजना चाहिए, तो वो पाकिस्तान भी है, सैलाब के दौरान लोगों को मिले भी सही, और दुनिया में पाकिस्तान का मुकदमा बड़ा मौसर तरीके से लड़े। और ये कॉन्फ्रेंस मुनक़द कराने में और बात करने में जो वहाँ उन्होंने बातें की खुल के, तो ये सारी चीजें मिलके हैं, इत्मीनान है। और लेकिन ये भी एक लोगों को गलतफहमी में नहीं डालना चाहिए कि ये पैसे मुफ्त में आ रहे हैं। ये ज्यादातर जो पैसा है 90% से ज्यादा जो है वो प्रोजेक्ट में बेस्ड होगा। बिल्कुल
कि एक कोई प्रोजेक्ट आप लेके जाएंगे, वो प्रोजेक्ट को फंड करेंगे, और प्रोजेक्ट्स ऐसे होने चाहिए जिससे कि इनकम जनरेट हो, सस्टेनेबल हो और एनवायरमेंटली फ्रेंडली हो, और उसके लिए आपको पैसा अदा करना पड़ेगा। तो ये असल में ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं। इंटरनेशनल क्लाइमेट पाकिस्तान के हक में है, लेकिन साथ साथ असल जो फैसले हैं, बुनियादी फैसले, वो हमने करने हैं, जिम्मेदारी हमारी है। दुनिया हमें अगर हम तैरने के लिए तैयार नहीं है, डूबने पे बिल्कुल आमादा है, तो फिर नहीं बचा सकती। हद तक दुनिया हमें बचाएगी जब हम खुद बचने के लिए कोशिश नहीं करेंगे। तो ये अच्छी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान के मफादात के हवाले से। जी नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे और हम अपने तीनों पैनलिस्ट से बात करेंगे कि इकनॉमिक डिप्लोमेसी कितनी मौसर है और इसे कैसे परसू किया जा सकता है। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं और हम बात कर रहे हैं जिनेवा में होने वाली डोनर्स कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान के मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के साथ खुसूसी ताल्लुकात। डॉक्टर सईद मोहम्मद अली साहब, डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब ने बड़ा अहम नुकता अभी ब्रेक पे जाने से पहले उन्होंने कहा कि फ़ैसले हमें खुद करने हैं, इक़्तिसादी इस्लाहात हमें खुद करनी है, माशी इस्लाहात हमें खुद करनी है, पाकिस्तान ने अपने पाँव पे खड़ा होना है। आप हर गुफ्तगू में हिंदुस्तान की मिसाल ज़रूर देते हैं, तो हमारे पास भी तो एक इकनॉमिक डिप्लोमेसी जो है वो टूल मौजूद है। हमारी एम्बेसीज़ हैं, हमारे इंतहाई मुतहरक एम्बेसडर्स हैं, हम भी बाहर से इन्वेस्टमेंट भी ला सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को बाहर की दुनिया तक भी ले जा सकते हैं। तो इकनॉमिक डिप्लोमेसी कितनी अहम है पाकिस्तान के माशी इस्तेकाम के लिए? देखिए, मैं मुख्तसरन ये बताऊँगा कि इस वक्त पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है और पाकिस्तान का जो दफ्तर ख़ारजा है वो बहुत एक्टिव और वाइब्रेंट है। तो मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूँ, चाहे वो क्लाइमेट डिप्लोमेसी हो, चाहे ये इकनॉमिक डिप्लोमेसी हो, चाहे पब्लिक डिप्लोमेसी हो, क्योंकि इस वक्त चैलेंजेस बहुत मुश्किल हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखें, मैं सीपेक की एग्जांपल देता हूँ। हमने पहले तो अपना घर ठीक करना है और हमने अपने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करना है, ताकि क्योंकि जब तक हमारा घर के अंदर वो माहौल ना सिर्फ सियासी बल्कि माशी और सरमाकारी के लिए कंड्यूसिव नहीं होगा, तो हमारे जो जय्यद सुफरा हैं, जिस तरह फैसल साहब हैं, वो कन्विंस कैसे करेंगे बाहर की दुनिया को कि यहाँ पे आके इन्वेस्ट करना कोई आसान नहीं है बल्कि फ़ायदेमंद है आपके लिए। नंबर 2 और नंबर 3 ये कि जो अब मौजूदा दुनिया में जो तब्दीलियाँ खासतौर पर मिडल ईस्ट में आ रही हैं, उसमें आपने सिर्फ ट्रेडिशनल अपनी टेक्सटाइल और दीगर एक्सपोर्ट्स के बजाय ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपकी ट्रेन मैन पावर है उसको एक्सपोर्ट करें और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज तलाश करें, ताकि वो फौरी तौर पे आपके लिए ज़र मुबादला का सोर्स बन सके। एम्बेसडर फैसल नियाज़ तिरमिज़ी साहब, आप क्या समझते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात में आप वहाँ पे हैं, यकीनी तौर पे आप इकनॉमिक डिप्लोमेसी को परसू कर रहे हैं और डॉक्टर सईद मोहम्मद अली साहब ने भी इस तरफ रोशनी डाली, कितनी अहम है इकनॉमिक डिप्लोमेसी और अगर इसे परसू किया जाए तो यकीनी तौर पर बड़े मौसर फ़वाइद पाकिस्तान के लिए हासिल हो सकते हैं? इकनॉमिक डिप्लोमेसी ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। डिप्लोमेसी तो है, पर इकनॉमिक डिप्लोमेसी ये इसका कलीदी किरदार है। उसके लिए हमें अपने मुल्क के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और लीगल फ्रेमवर्क्स को ठीक करना पड़ेगा, ये बहुत अहम है। और तीसरा, हमें जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप लोग एग्रीमेंट साइन करते हैं उनको हमें ऑनर करना पड़ेगा उन सारों को। तीसरा जो एक बहुत अहम चीज़ है जिसको हमें फोकस करना चाहिए, जो पाकिस्तान से भी रिलेटेड है, कि अगला COP20 साल यूएई में होगा, तो पाकिस्तान को आईटी के अलावा रिन्यूएबल्स पे बहुत फोकस करना चाहिए जी। उसका फ़ायदा पाकिस्तान को भी होगा, पूरे खत्ते को होगा, बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पे होगा जी। पर ये चीज़ें पाकिस्तान के अंदर होगी। पर जहाँ तक हमारे सफारतखानों का ताल्लुक है, हम सब आजकल जो हमारा मेन फोकस है वो ये है कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और ट्रेड पाकिस्तान लेकर आए हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब, आप क्या समझते हैं वे फॉरवर्ड क्या है पाकिस्तान में मौशी इस्तेकाम लाने के लिए?
आपने बिल्कुल सही कहा कि ये हमें इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए डोनर्स की मनी। हमारे पास खुद इतने वसाइल होने चाहिए कि पाकिस्तान खुद अपना पैसा जनरेट करे, अपने कर्जे अदा कर सके और फिर माशी एतबार से खुद इन्हिसारी की मंजिल की जानिब जो है वो पाकिस्तान बढ़ सके। बिल्कुल दुरुस्त है। एक रास्ता तो पाकिस्तान ने दिखाना है, बिल्कुल, कि पहले हमें दुनिया को बताना है कि ये कुछ है हमारे पास दिखाने के लिए। अगर आप टूरिज्म पे आना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज हैं, यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। और खास तौर पे जो रिन्यूएबल है और इसके साथ साथ जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन है, छोटे छोटे प्लांट्स लगाने हैं, वो हम दुनिया को बताएं कि ये चीजें आप कर सकते हैं और आपको आगे करनी चाहिए। तब्दीली जो है असल में सिलसिले में हमें पाकिस्तान की जानिब से होगी कि दुनिया में हमने देखा है कि कुछ मसाए ममालिक, में नाम तो नहीं लेना चाहता इस वक्त, वो ये है कि उनकी जो ग्रोथ रेट था वो हमसे कहीं बहुत पीछे था और ये तकरीबन कोई 40-45 साल तक रहा। क्यों रहा? कोई इसलिए कि वो अंदर से तब्दील होने के लिए तैयार नहीं थे कि ऐसी पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी और लीगल फ्रेमवर्क सब कुछ ऐसा बनाया जाए कि जिससे कि बाहर का सरमायाकार वहां आकर सरमायाकारी करे। तो इस दुनिया में अगर सरमायाकार आ रहे हैं तो उसकी बुनियादी वजह ये नहीं है कि लोगों का कोई मजहब मुख्तलिफ है या शक्लें मुख्तलिफ है या रंग मुख्तलिफ है या नस्ल मुख्तलिफ है। ये बात सरमायादार तो हर जगह के ऊपर जहाँ पे उसको मौका मिलता है वो पैसे बनाता है। पाकिस्तान में भी सरमायाकारी माजी में हुई है, अब भी हो सकती है, मुस्तकबिल में होगी। असल में हमने रास्ता दिखाना है, ये फ्रेमवर्क बना के और कुछ चीजों के बारे में मखसूस तरीके से कि यहाँ पे आप आके इन्वेस्टमेंट करें। और बेहतर तरीका यही होगा कि पाकिस्तान की कंपनियों को तैयार करें, प्राइवेट कंपनियों को, वो उनके साथ पार्टनरशिप करें। और हुकूमत का काम इंडस्ट्री लगाना या चलाना वलाना नहीं है, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना है और साथ में डिप्लोमेसी जो है वो मुअस्सर करनी। जी, तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम जी वर्ल्ड की टीम को अगले इतवार तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।